छात्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं प्रथम अध्याय ईंट, मनके तथा अस्थियां अर्थात हड़प्पा सभ्यता का। इसके पूर्व की वीडियो क्लास में आप इस सभ्यता से संबंधित नामकरण, काल निर्धारण, विस्तार तथा इस सभ्यता के निवासियों के जीवन निर्वाह के तरीकों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज अध्ययन करते हैं इस सभ्यता की विशिष्टताओं के बारे में। सबसे पहले अध्ययन करते हैं मोहनजोदड़ो का एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में। इस सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम नगर हैं। आइए ऐसे ही एक नगर मोहनजोदड़ो का सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं। छात्रों, आप जानते हैं कि सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, लेकिन सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल मोहनजोदड़ो है। यहाँ बस्ती दो भाग में विभाजित है, एक छोटा किंतु ऊंचा जिसे दुर्ग और दूसरा बड़ा किंतु अपेक्षाकृत नीचा जिसे निचला शहर कहा जाता है। छोटा ऊंचा टीला बड़े टीले के पश्चिम में स्थित है। छात्रों, यहां ध्यान दीजिए, यहां आपको यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि मोहनजोदड़ो में जो बस्ती थी वो दो भाग में विभाजित थी। पहला भाग जो था उसे दुर्ग कहा जाता था और दूसरा भाग को निचला शहर कहा जाता था। दुर्ग छोटा था किंतु ऊंचा था और निचला शहर बड़ा था जो कि नीचे था। दुर्ग निचले शहर के पश्चिम में था। ये इसकी स्थिति अगर आप देखेंगे तो निचले शहर के पश्चिम में दुर्ग स्थित था और दोनों ही बस्ती के दोनों हिस्से, दुर्ग और निचला शहर, मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में भी अलग अलग सुरक्षा दीवारों से घेरा गया था, वेष्टित था। दोनों जो आपको हिस्से मिले हैं मोहनजोदड़ो में बस्ती के, वो सुरक्षा दीवार से घेरे गए थे। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर यह भी है कि लोथल और सुरकोतड़ा में दुर्ग और निचला शहर दोनों एक ही सुरक्षा दीवार से घेरे गए थे। लोथल और सुरकोतड़ा, आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ मैं आपसे दो नाम ले रहा हूँ। यद्यपि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ मोहनजोदड़ो की, लेकिन यहाँ मैं आपको ये बता देना बहुत आवश्यक समझता हूँ कि लोथल और दो स्थानों की बात कर रहे हैं हम लोग, लोथल और सुरकोतड़ा जो था वो एक ही रक्षा दीवार से घेरा गया था। एक ही सुरक्षा दीवार थी जिससे कि यहाँ पर दुर्ग और निचले शहर को एक ही दीवार से घेरा गया था। यह उल्लेखनीय है कि दुर्ग और निचला शहर दोनों में ही बड़े और छोटे दोनों प्रकार के भवन होते थे। नगर सुनियोजित तरीके से विन्यसित थे। सड़कें एक दूसरे को यहाँ पर समकोण पर काटती थीं। जब भी बात हम करते हैं और कहते हैं सुनियोजित तरीके से विन्यसित थीं, इसका आधार, इसका बात कहना का आशय यह है यहाँ पर कि यहाँ पर जो सड़कें थीं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। अर्थात कहने का बहुत ही आसान भाषा में ये कहना चाहते हैं कि ये प्लान्ड थीं, सड़कें बहुत ही सुनियोजित तरीके से बनाई गई थीं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में भवन निर्माण सादा होते हुए भी उच्च कोटि का है। इन दोनों नगरों में भवन निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा छात्रों, यहाँ हमने आपको बताया पक्की ईंटें, बहुत बड़ी विशेषता थी ये यहाँ की, पक्की ईंटों का प्रयोग। पक्की ईंटों का मतलब है कि ईंटों को पहले मिट्टी की ईंटों को बनाकर धूप में सुखाकर
उसके बाद उसको आग में पकाकर पक्की ईंटें, जैसे कि ईंटें आजकल बनाई जाती हैं, उसी तरीके की ईंटें हड़प्पा सभ्यता में भी प्रयोग में लाई जाती थीं। यही यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये ईंटें एक निश्चित अनुपात की होती थीं, जहाँ लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा स्थलों में प्रयोग में लाई गई हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली पर। छात्रों, हड़प्पा शहरों की प्रमुख विशिष्टता थी सुनियोजित जल निकास प्रणाली। अर्नेस्ट मैके ने अपनी पुस्तक अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में जल निकास प्रणाली पर बहुत ही विस्तार से प्रकाश डाला है। हड़प्पा शहरों में नालियों को देखने से, हड़प्पा शहरों कहने का अर्थ ये है कि लगभग हड़प्पा सभ्यता के सभी जगहों पर, मोहनजोदड़ो में भी हड़प्पा शहरों में नालियों को देखने से ये ज्ञात होता है कि इस सभ्यता के लोग सफाई के प्रति बहुत ज़्यादा सजग थे। नालियाँ ढकी हुई होती थीं। बड़ी नालियाँ चूना पत्थर की पट्टिका से और छोटी नालियाँ बड़ी ईंटों से ढकी जाती थीं। इस सभ्यता में प्रत्येक आवास को गली की नालियों से जोड़ा गया था। कहने का आशय यह है कि जितने भी घर थे, सभी में बाहर जो पानी की निकासी थी वो बाहर नालियों से कनेक्टेड थे सारे घर। नालियाँ बड़े नालों से जुड़ी हुई थीं। बड़े नाले ईंटों से ढके होते थे, जिन्हें सफाई के लिए हटाया भी जाता था। घरों की नालियाँ पहले एक हौदे या मलकुंड में खाली होती थीं, जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए बीच बीच में हौदियाँ या टैंक भी बनाए गए थे। जल निकास प्रणाली केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि जल निकास प्रणाली जो थी वो हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थलों पर ये प्राप्त हुई है। लोथल इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जहाँ पर आवास के निर्माण के लिए तो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। ध्यान दीजिएगा, लोथल बहुत अच्छा उदाहरण है इसका कि जहाँ पर आवास के निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, लेकिन नालियाँ जो थीं वो पक्की ईंटों से बनाई गई थीं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोहनजोदड़ो के गृह स्थापत्य अर्थात भवन विन्यास के बारे में। मोहनजोदड़ो के निचले शहर से आवासीय भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। निचला शहर, यहाँ ध्यान दीजिए आप बोर्ड पर, ये निचला शहर है, यहाँ पर सामान्य जनता रहा करती थी। यहाँ निचले शहर से आवासीय भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। घरों के मध्य में आंगन होते थे, जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि घर किस तरीके से थे। देखिए, घरों के बीच में आंगन हुआ करता था। और इस आंगन के चारों तरफ कमरे हुआ करते थे। आंगन जो था वो खाना पकाने के लिए और कताई जैसे कामों के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। घरों में भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थीं। महत्वपूर्ण तथ्य है ये भी, ध्यान दीजिएगा कि जो ग्राउंड फ्लोर पे जो मकान, जो बाहर गली की तरफ या सड़क की तरफ जो हिस्सा था मकान का, उसमें खिड़कियां नहीं होती थीं। उसका कारण ये था
या मुख्य द्वार से भी जब आप अंदर आएंगे तो आंतरिक भाग देखेंगे या आंगन की तरफ अगर देखना चाहेंगे तो बाहर दरवाजे पे खड़े होकर मुख्य द्वार से आप अंदर तक का नहीं देख सकते थे और खिड़कियां नहीं होती थीं जिससे कि सीधे घर के अंदर आप ना देख पाएं। ऐसा संभवतः हड़प्पा सभ्यता के निवासी अपनी निजता को ध्यान में रखकर किया करते थे। प्रत्येक घर में एक स्नान घर होता था, जैसा कि आजकल होता है। स्नान घर ईंटों के फर्श से बना होता था। स्नान घर गली की ओर स्थित होता था। गली की ओर स्थित इसलिए होता था जिससे कि गंदे पानी की निकासी बहुत ही आसानी से बाहर हो जाए। उसको बाहर तक ले जाने के लिए नालियों की व्यवस्था घर के अंदर बहुत लंबी ना करनी पड़े, इसलिए स्नान घर जो था वो घरों में बाहर की ओर होता था और गंदा पानी घरों के बाहर नालियों के माध्यम से निस्तारित किया जाता था, बाहर निकलता था। बाथरूम से गंदा पानी, आपके स्नान घर से गंदा पानी सीधे बाहर नाली में गया, छोटी नालियाँ बड़ी नालियों में गईं और बड़ी नालियों से नालों में गंदा पानी बहुत ही आसानी से चला जाया करता था। और ये सभी नालियाँ, छोटी नाली, बड़ी नाली और नाले, सभी नालियाँ ढकी हुई होती थीं। घरों में दूसरे तल या छत पर जाने के लिए सीढ़ियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। स्पष्ट है कि घर एक मंजिला और बहुमंजिले भी हुआ करते थे। कई मंजिल होगी तो ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती थी। अनेक आवासों में कुएं भी प्राप्त हुए हैं जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए जाते थे जिसमें बाहर से भी कोई व्यक्ति आना चाहे तो आ सकता था और उस कुएं का प्रयोग कर सकता था। ऐसा इसलिए किया जाता था कि घर का व्यक्ति भी पानी के लिए कुएं से पानी ले ले और बाहर से आने वाला राहगीर भी जाकर सीधे कुएं से पानी लेकर के पी सकता था। एक अनुमान के मुताबिक मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं थे। मोहनजोदड़ो में 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। निचले शहर के बारे में आप यहाँ पर अच्छी तरह समझ चुके हैं कि निचला शहर में सामान्य जनता रहा करती थी। आवास कैसे थे, भवन कैसा था, नगर कैसा था, ये आप अच्छी तरह समझ गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दुर्ग में क्या होता था। दुर्ग पर ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिले हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। बड़ी स्पष्ट सी बात है, देखिए यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि दुर्ग जो था वो विशिष्ट जनों के लिए था और निचला शहर जो था वो सामान्य जनों के लिए था। दुर्ग में अगर आप देखेंगे क्या क्या मिला है तो पहला एक चीज़ जो मिली है वो है माल गोदाम। यह एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने हुए केवल निचले हिस्से जो बचे हैं वही प्राप्त हुए हैं और ऊपरी हिस्से प्राप्त नहीं हो पाए हैं। और पुरातत्वविदों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि संभवतः वे लकड़ी के बने रहे होंगे। माल गोदाम इसलिए कहा गया है इनको, ऐसे अवशेष प्राप्त हुए और ऐसा अनुमान लगाया पुरातत्वविदों ने कि संभवतः यहाँ पर ये खुला हुआ एक ऊंचा चबूतरे का स्थान था और जिसको ऊपर लकड़ी के छत से उसको ढका गया था। लकड़ी की छत अब विद्यमान नहीं है लेकिन ऊंचा चबूतरा अभी भी विद्यमान है। तो इसमें लगता है कि यहाँ पर कि एक माल गोदाम जैसी कोई एक जगह रही होगी जिसमें कि माल सुरक्षित रखे जाते रहे होंगे। दूसरी मुख्य संरचना है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। यह बीचों बीच आंगन में बना हुआ एक विशाल आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी सिरों पर सीढ़ियां बनी हुई थीं।
जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर और जिप्सम के गारे से इसकी जुड़ाई की जाती थी और प्लास्टर किया जाता था। इसके 3 ओर कक्ष बने हुए थे, जिसमें एक में बड़ा कुआं था। बड़े कुएं से साफ पानी का इसमें आपूर्ति की जाती थी। ये जो जलकुंड था, इसमें जो साफ जल की आपूर्ति थी वो इस कुएं के माध्यम से की जाती थी। और इस जलाशय से यहाँ से गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों के माध्यम से इसको बाहर बड़ी नाली में, और बड़ी नालियों को फिर नालों से जोड़ा गया था, जिससे कि गंदा पानी की भी निकासी इसमें से हो जाती थी। स्नानागार का प्रयोग जनसाधारण के महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी मृतकों का अंतिम संस्कार किस प्रकार किया करते थे, अर्थात इनकी शवाधान की नीति और तरीके क्या थे। हड़प्पा स्थलों से शवाधान में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। कभी कभी शवाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न भी होती थी। गर्त माने गड्ढा, गड्ढे में दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई भी की गई है। गर्त की जो सतहें हैं नीचे, उसमें ईंटों की चिनाई, प्लास्टर भी किया गया है। कुछ कब्रों में मृद भांड और आभूषण भी मिले हैं। मिट्टी के बर्तन में कुछ जरूरत के सामान और आभूषण भी मिले हैं। आभूषण जो मिला है वो ऐसा नहीं है कि केवल स्त्रियों के शवों के साथ है, वो पुरुषों और स्त्रियों दोनों के शवों के साथ, दोनों शवाधानों में आभूषण प्राप्त हुए हैं। ये मृदभांड और आभूषण इस बात का संकेत करते हैं कि इन वस्तुओं का मृत्युपरांत भी प्रयोग किया जा सकता था। यहाँ कहने के देखिए आशय ये है, बहुत आसान भाषा में आप समझिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये मानते थे कि यदि उनके परिजन मृत्यु के उपरांत यदि अन्य दूसरा जन्म लेंगे या पुनः जन्म लेंगे, तो उनको कुछ जरूरी चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती थी, या जिन चीज़ों का वो प्रयोग किया करते थे उनकी आवश्यकता उनको पड़ सकती थी, तो वो उन्हीं के साथ उनको ज़मीन में दफना दिया करते थे, गाड़ दिया करते थे। हड़प्पा के कब्रिस्तान में जो उत्खनन कराया गया उसमें से कई चीज़ें प्राप्त हुई हैं। एक चीज़ है, एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले, जैस्पर जो होता है एक प्रकार का रत्न होता है, जैस्पर का मनका और सूक्ष्म छोटे छोटे मनकों से बना हुआ एक आभूषण, ये सभी चीज़ें जो हैं ये हड़प्पा में एक कब्रिस्तान से प्राप्त हुई हैं। कहीं कहीं शवों के साथ तांबे के दर्पण को भी रखा जाता था। ये कई जगह ऐसा मिला है, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा सभ्यता के कई ऐसे नगरों में मिला है जहाँ पर कि शवाधान में शवों के साथ साथ तांबे के दर्पण को भी रखा गया है। लेकिन ये सारी बातें जो हैं ये अपवाद स्वरूप हैं। सामान्यतः हड़प्पा सभ्यता के निवासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं नहीं दफनाते थे। ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः हड़प्पा सभ्यता के निवासी शवों के साथ, मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं नहीं दफनाते थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के निवासी शिल्प उत्पादन किस प्रकार किया करते थे। शिल्प कार्यों में जो काम किया करते थे वो था मोहर निर्माण करना, मोहर बनाते थे, बाट बनाना, तौलने के लिए बाट बनाना, शंख की कटाई करना, शंख जो होता है उसकी कटाई करके बहुत सारी चीज़ें बनाया करते थे।
मनके बनाना, ये सभी काम जो थे ये शिल्प उत्पादन में सम्मिलित थे। मनकों के निर्माण के लिए कई पदार्थों का प्रयोग होता था। कौन कौन से पदार्थ थे ये ध्यान दीजिएगा। ये पदार्थ थे क्वार्ट्स, जैस्पर, कार्नीलियन, स्फटिक और सेलखड़ी। कौन कौन से पदार्थ थे, फिर से ध्यान दीजिएगा। मनकों के निर्माण के लिए जो पदार्थ प्रयोग में लाए जाते थे ये थे क्वार्ट्स, जैस्पर, कार्नीलियन, स्फटिक और सेलखड़ी। मनकों का आकार गोल, चौकोर और बेलनाकार होता था। मनके जो बनाए जाते थे कई आकार के बनाए जाते थे, गोल भी होता था, चौकोर भी होता था और बेलनाकार भी होता था। तांबे, कांसे और सोने जैसी धातुओं का प्रयोग भी मनके बनाने में किया जाता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शिल्प उत्पादन के बड़े केंद्र माने जाते थे। धन्यवाद छात्रों, आज के क्लास में इतना ही। आज हमने अध्ययन किया है हड़प्पा सभ्यता की विशिष्टताओं के बारे में। इन विशिष्टताओं में मुख्य है मोहनजोदड़ो का नगर विन्यास, जल निकास प्रणाली, भवन विन्यास, विशिष्ट संरचनाओं के बारे में जिसमें मुख्य है माल गोदाम और विशाल स्नानागार के बारे में, शवाधान और शिल्प उत्पादन के बारे में। अन्य टॉपिक अगली कक्षा में।